हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज महामैराथन चलेगी फिजिक्स की। तो निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये जो नाभिकीय बल है, ये जो नाभिकीय बल है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। चुंबकीय बल ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वीय बल ये क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वैद्युत बल भी गुरुत्वीय वर्ग के नियम का पालन करता है। लेकिन ये जो नाभिकीय बल है, ये जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। इसी तरीके से अगला जो सवाल दिया हुआ है 14 नंबर, कि एक अल्फा कण जो 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, एक अल्फा कण अगर 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। बल का मान क्या होगा, तो आपका पहला होगा, सॉल्व नहीं करना, आपको याद ही कर लेना है, 4.8 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन होता है। आइए स्टार्ट करता हूँ। अगला 15 जो प्रश्न है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ क्या होगा। गमन पथ क्या होगा, तो इसमें जो होगा गमन पथ परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घवृत्ताकार नहीं होगा, ना ही वृत्ताकार होगा, ना कुंडली के आकार का होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। याद रखना है कि आ जाए एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ कैसा होगा, तो परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, तो ये सब आपके जो है 5 नंबर के छूटने ना पाए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपका जो ऑप्शन जाएगा सी नंबर जाएगा। कौन सा जाएगा, सी नंबर जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। क्यों न्यूटन बटे कूलाम, क्योंकि आप वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ई बराबर क्यों, ई बराबर पढ़ा होगा एफ अपान क्यू, ये पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक का फार्मूला। यहाँ पास बता देता हूँ, तो ई बराबर क्या पढ़ा होगा, यहाँ पास एफ अपान, यहाँ पास एफ देखो एफ अपान और यहाँ क्यू नॉट, ये होगा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो आ जाएगा न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम। तो आप सभी को याद रखना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है। इसी तरीके से 17 नंबर प्रश्न है। देखो 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं, तो सी नंबर है, जूल बटे कूलाम जो है ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। न्यूटन बटे कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। वोल्ट बटे मीटर में, वोल्ट बटे मीटर भी किसका है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। जूल बटे कूलाम डेसीमीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, लेकिन जूल बटे कूलाम जो है ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला जो 18 नंबर, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक जो डी होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न जो है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। जो आवेश का जो कह रहा खोखला गोला है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं नहीं करता है, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, किसी आंतरिक बिंदु पर जो होता है, किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो अगले जो प्रश्न है 19 के बाद स्टार्ट करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, कि सर्वत्र शून्य रहता है, कि उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्वत्र शून्य रहता है। क्या रहता है, सर्वत्र शून्य रहता है। तो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र कैसा बढ़ता है, घटता है, सर्वत्र शून्य रहता है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट, सर्वत्र शून्य रहता है। तो अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न होंगे वही बताए जाएंगे। अगला जो ये आ जाता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 नंबर, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका सी हो जाएगा, न्यूटन डेस मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन डेस मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। उसके बाद अगला जो प्रश्न आ जाएगा 27 नंबर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि एक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य हो, तो जब वैद्युत फ्लक्स शून्य तो पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है। या नंबर बी जो दिया हुआ है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है। नंबर सी, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है। अगला है नंबर डी, सभी को ध्यान से पढ़ के तभी टिक लगाना है, प्रवेश पृष्ठ में प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या
पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, आपका सी नंबर जाएगा। पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य रहता है। पृष्ठ के भीतर क्या होता है? कुल आवेश शून्य रहता है। अगला तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो ये वोल्ट होता है, या जूल होता है, या कूलाम होता है, या आपका डी जो ऑप्शन जाएगा कूलाम डैश मीटर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम डैश मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा है, P बराबर Q इंटू 2L। क्या पढ़ा? 2L तो आवेश का मात्रक कूलाम, और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम डैश मीटर वही आ जाता है फार्मूला। अगला द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताइए। तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है? तो द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, इसकी जो विमा होगी आपकी डी नंबर जाएगी, M0, L1, T1 और A1। ये द्विध्रुव आघूर्ण की क्या हो जाएगी? विमा। अगला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक। अगला है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? तो आपका जो बल आघूर्ण होगा वो कैसा होगा? P इंटू ई होगा। क्या होगा? P इंटू ई। अगला है अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य। कोई अणु है, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य है, तो उसका मान क्या होगा? तो जब शून्य होगा द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसका मान जो होगा वो कितना कितना होगा? O2 होगा। जिस कह रहा है कि अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। शून्य किसका होता है? तो O2 का मतलब ऑक्सीजन का होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नहीं होता है शून्य। न H2SO4 जल, न H2 का जल का होता है, न NH3 का होता है। तो न ही नाइट्रोजन का होता है, तो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो कौन करता है? बल आघूर्ण नंबर 1, नंबर 2 जड़त्व आघूर्ण, नंबर सी द्विध्रुव आघूर्ण, नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। तो ये वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता रहे हैं, उसके बाद मैराथन भी चलेगी, कौन कौन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? इक्वल पोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ जो है आपका 2 नंबर में आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई कोई समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है, कोई भी समविभव पृष्ठ जो होता है ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान होता है नियत रहता है, और किसी एकल आवेश q के लिए वैद्युत विभव। तो एकल आवेश q के लिए विभव पूछेगा फार्मूला, तो v बराबर लिखना है 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर। तो समविभव पृष्ठ का फार्मूला कर लेना है किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर। इसे भी याद कर सकते हो, जो दूसरी डिफिनेशन होती है, भी डिफिनेशन अच्छी है। कोई समविभव विभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? नियत रहता है, और समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ का फार्मूला याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर। आइए जानते हैं, अगला आ जाता है टॉपिक इंपॉर्टेंट कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो वह धारा जिसका परिमाण एवं प्रवाह की दिशा में समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं तथा एक निश्चित समय अंतराल टी के बाद स्वयं को दोहराते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। डायग्राम बना के आपको प्रत्यावर्ती धारा का जाना है। दिष्ट धारा देखो क्या होती है? दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट होती है, जैसे बैटरियों में होती है। दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं है, दिष्ट धारा कहलाती है। वही लिखा हुआ है, आपको इसे याद करना। दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं, दिष्ट धारा कहलाती है। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तथा चालक में प्रवाहित धारा स्थायी रूप स्टडी करंट कहलाती है। तो ये जो दिष्ट धारा और प्रत्यय धारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रट के जाना है। अगला हम बताएंगे आपको टॉपिक। अगला आ जाता है जो इम्पोर्टेंट, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैराथन चलेगी, आप सभी को याद करके जाना है। धारा घनत्व डायरेक्ट, ये धारा घनत्व है। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रत्येकांक क्षेत्रफल के अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु धारा घनत्व कहा जाता है जिसे प्रदर्शित किया जाता है। तो धारा घनत्व का फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली से पूछे जाते हैं। जे बराबर होता है I/A, फार्मूला कर लेना है। धारा घनत्व इसे जैसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर से देखो आपको दिया होगा न्यूमेरिकल एक अच्छा सा, ये ऐसे न्यूमेरिकल आपको आएगा।
बोर्ड पर पेपर में 2025 में दिया होगा। किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया होगा एरिया। यदि उसमें तार में इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो धारा का देखिए, धारा की दे रखी 5 एम्पीयर, क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है? धारा घनत्व का फार्मूला होता है J बराबर I/A। अब ये मान को पुट कर देना, आपका जो आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁸ एम्पीयर डैश मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है? आपका यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा, एम्पीयर डैश मीटर स्क्वायर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है या प्रतिरोधकता कहा जाता है। पर विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है रो बराबर E/J होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये विशिष्ट प्रतिरोध का रो का फार्मूला हो जाएगा रो बराबर R और A/L। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट में से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए जाएं तब धारा कितनी होगी? तो इस तरीके से आपको दिया हो 60 वाट से 220 वोल्ट, तो आपको क्या करना है, फार्मूला पढ़ा होगा, जो 2017 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो इधर हम देख लेता हूँ न्यूमेरिकल, इधर सॉल्व हुआ है। तो देखो यहाँ पर दिया होगा वैद्युत धारा में, तो फार्मूला क्या होता है, R1 बराबर होता है V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो V1 220 वोल्ट था, इसका स्क्वायर कर देंगे, P1 कितना था, ये कितनी शक्ति होती है, ये क्या दे रखा था, वोल्ट विभवांतर दे रखा था। तो R बराबर क्या होता है V/P, मान रख देंगे। 100 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का मान, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे प्रतिरोधों को, और फिर क्या करता है, बल्ब 220 मिनट से जोड़ेंगे तब प्रत्येक धारा में, धारा ओम के नियम से फार्मूला पड़ा होगा V बराबर IR। हमें निकालना है कि I, तो I निकालेंगे तो V/R, V का मान R का मान कर देना है। फिर एक किस क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में। तो 60 वाट के बल्ब में धारा जोड़ेंगे, फिर 100 वाट के बल्ब में धारा जोड़ेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करके जाना है। अगला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हिटस्टोन सेतु। ये बोर्ड परीक्षाओं में हर साल व्हिटस्टोन सेतु हर परीक्षाओं में पूछा जाता है फिजिक्स के, हर साल प्रत्येक ईयर से। तो व्हिटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? व्हाटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो सन 1843 में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हिटस्टोन सेतु ने अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया था। ये जो कहाँ के वैज्ञानिक थे व्हिटस्टोन सेतु, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम था व्हिटस्टोन सेतु। ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक सेतु का निर्माण किया। इस सेतु को व्हिटस्टोन सेतु कहा जाता है। ये आपको डायग्राम बना देना है और इनमें क्या बता देना है, यहाँ पास आप करके, सब दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। तो ये जो इसमें जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि जो ये भी जो BD शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए यहाँ पास क्या होता है P, और यहाँ होता है Q, और यहाँ होता है R, यहाँ होता है S। यहाँ होता है P, यहाँ Q, यहाँ होता है Q, यहाँ होता है R, और यहाँ होता है S। तो PQ जो होता है RS के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जो PQ होता है किसके बराबर होता है, जो PQ होता है तो लिखेंगे PQ बराबर लिखेंगे RS। ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो व्हिटस्टोन सेतु का इतना ही आपको याद करके जाना है और इतना ही डायग्राम आपको बना देना है व्हिटस्टोन सेतु के बारे में। उसके बाद बताएंगे मीटर सेतु। अगला आ जाता है मीटर सेतु। मीटर ब्रिज क्या होता है? तो मीटर सेतु भी व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मीटर सेतु में जो तार होता है, एक मीटर तार होता है, जो लंबा तार होता है वो काहे का बना होता है, कांस्टेंटन में मैग्नीन और मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इतना आपको याद करके जाना है। मीटर सेतु का डायग्राम जो बना देना है आपको, इधर डायग्राम दिखा देंगे। ये मीटर सेतु का आपको क्या बना देना है, डायग्राम बना देना है। और बस ये काहे तार काहे का होता है, तो मैग्नीन कांस्टेंटन मिश्र धातु का बना हुआ होता है। और कितने मीटर का होता है, 100 मीटर का होता है मीटर सेतु। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।